Hello guys, welcome once again in City Public School. Today we will discuss the class 10th first chapter of chemistry, chemical equation and reaction. In the last class हमने डिस्कस किया था कुछ टॉपिक्स जैसे कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. उसके आगे से आगे प्रोसीड करेंगे अपने इसी टॉपिक को कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन. हमने आपको बताया था कि एक्चुअल केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसमें फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज भी होते हैं. फिजिकल चेंज कैसे होता है, किस तरीके से, क्या एग्जांपल्स होते हैं, केमिकल चेंज के क्या एग्जांपल्स होते हैं और क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी अपने प्रीवियस वीडियो में. आज हम चलेंगे उसके आगे और देखते हैं अपना सेकंड वीडियो. तो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो टुडे. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन. यू नो दैट अबाउट केमिकल रिएक्शन, दैट्स व्हाई वी डिस्कस टुडे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन. आइए समझते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं, मींस प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं. आइए देखते हैं एग्जांपल से हम समझें. अगर एक एग्जांपल लें हम केमिकल रिएक्शन का, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, जैसे कि इफ वी सपोज कि अगर हम मिल्क ले लें प्लस वाटर ले लें और उसके साथ थोड़ा सा शुगर ले लें एंड प्लस ले लें हम आप टी. ये टी कैसा है, ये टी मतलब जिसे हम चाय की पत्ती बोलते हैं वो है. इसको लेने के बाद अगर हम इसे हीट करते हैं तो वी विल फाउंड दैट एक नई तरीके की प्रॉपर्टी मिल जाती है जिसे टी कहते हैं. क्या कहते हैं? टी. टी मींस चाय. एक नई तरीके की प्रॉपर्टी मिल जाती है. अब इसी एग्जांपल से हम देख के समझेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं केमिकल रिएक्शन के. देखते हैं. अगर हम मिल्क देखें तो मिल्क का कलर क्या होता है? व्हाइट. वी नो दैट मिल्क का कलर क्या होता है? व्हाइट होता है. और उसके बाद वाटर ये कलरलेस होता है और कोई टेस्ट भी नहीं होता. शुगर एक सॉलिड स्टेट में होता है, ये हम जानते हैं, और ये भी लगभग व्हाइट कलर का ही होता है. और टी इसका थोड़ा सा कलर ब्लैक होता है और ये भी लगभग सॉलिड स्टेट में ही होता है. और जब इन सभी अभी जब तक ये रिएक्टेंट है, मैं आपको बताया था कि इस एरो के इस तरफ लेफ्ट साइड, एरो के लेफ्ट साइड जो भी चीजें होती हैं, जो भी सब्सटेंस होते हैं, उन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है. और एरो के राइट साइड में जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें प्रोडक्ट कहा जाता है. इस एरो क्या कहा जाता है? इस एरो को गिव्स आउट कहा जाता है. व्हाट? गिव्स आउट. इट मींस मिल्क प्लस वाटर प्लस शुगर प्लस टी गिव्स आउट टी. ये हमें मिलता है. ये केमिकल रिएक्शन है. एग्जांपल हम सिर्फ समझ रहे हैं. आइए देखते हैं किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक इसमें फॉलो होता है. जैसा कि हमने आपको बताया कि कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. जब केमिकल रिएक्शन होता है तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है. प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट वो होता है जब कोई भी सॉल्यूशन हो जिसका वाटर सॉल्यूशन ले, किसी भी चीज को जब वाटर में सोल्यूबल करते हैं तो वो अगर हमें सॉलिड स्टेट में मिले तो जो सब्सटेंस हमें सॉलिड स्टेट में मिलता है उसे प्रेसिपिटेट कहा जाता है. फॉर एग्जांपल अगर हम इनको वाटर हीट करते हैं तो हमें चाय बनता है, चाय मिलता है. और इसको हम जब वो छानते हैं तो चाय के बाद हमें एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सॉलिड स्टेट में चाय की पत्ती हमें अलग से मिल जाती है, वही प्रेसिपिटेट कहलाती है. ऐसा होता है ना. इस वजह से हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, किसका फॉर्मेशन होता है? प्रेसिपिटेट का. सेकंड देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस. गैस का एवोल्यूशन होता है जब हम चाय बनाते हैं तो हम देखते हैं गैस भी उसमें से निकलती है. गैस मींस वेपर. वेपर भी निकलती है चाय बनाने के दौरान, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है. थर्ड देखें एवोल्यूशन ऑफ गैस, सॉरी, और ये दो बार हो गया. उसके बाद देखें चेंज इन कलर. कलर में भी क्या होता है? चेंज होता है. कलर में भी क्या होता है? चेंज होता है. उस कंडीशन में हम देखें चेंज इन कलर मतलब क्या? जैसे कि अभी हम रिएक्टेंट में देख रहे थे तो मिल्क का कलर कैसा था? व्हाइट था. वाटर कैसा था? कलरलेस था. और भी सबके कलर अलग अलग थे. लेकिन जैसे प्रोडक्ट बनता है तो कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. और टी हमका लगभग ब्राउन कलर में हमें मिल जाता है. तो कलर चेंज में भी, कलर में भी क्या हो गया? चेंज हो गया. कलर में भी क्या हो गया? चेंज हो गया. अब हम देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ चेंज इन स्टेट. स्टेट में भी क्या होता है? चेंजेस हो जाता है. जैसे कि अभी हम यहाँ देखें तो यहाँ शुगर किस स्टेट में था? सॉलिड स्टेट में था. और यहाँ टी किस स्टेट में हो गया? लिक्विड स्टेट में हो गया. रिएक्टेंट सॉलिड में था कुछ पार्ट उसके, और प्रोडक्ट कैसा हो गया? लिक्विड स्टेट में हो गया. तो कलर स्टेट में भी क्या होता है? चेंजेस होता है. उसके बाद फोर्थ देखें हम चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर में भी क्या होता है? चेंजेस होता है. टेम्परेचर जैसे कि सपोज करिए कि कोई टेम्परेचर यहाँ पे अभी टेम्परेचर कम था, जब तक हीट नहीं किया गया मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे सभी थे. लेकिन जैसे हीट किया गया इनका टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया. टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है केमिकल रिएक्शन में. तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से होते हैं. गॉट इट? ये बात हम अच्छे समझ गए. अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. जैसे कि हमारा है
केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं, यही पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। मतलब इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को जब सिंबल दे दें, अलग अलग सिंबल में एरो के तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, हम केमिकल इक्वेशन कह देते हैं। ये केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अभी हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन टू टाइप्स के होते हैं। हमारे सिलेबस में केमिकल इक्वेशन टू टाइप के हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला केमिकल इक्वेशन है, पहला जो उसका टाइप है बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरा है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसे स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को क्या कहते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या होता है, जब नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड्स आर इक्वल, जब रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, इक्वल हो, दैट इक्वेशन नोन एज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। और जब नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि हम सपोज करें कि H2+O2 हम जानते हैं H2+O2 गिव्स आउट क्या होता है, H2O होता है। H2 जब O2 से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, H2O। उस कंडीशन में हम समझें तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ऑक्सीजन के भी कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो बैलेंस है क्योंकि दोनों तरफ इक्वल है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल है। इस वजह से क्या हो जाता है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब इस अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, क्योंकि देखो मॉलिक्यूल सेम नहीं है, जैसे हमने आपको बताया बोथ साइड्स आर इक्वल। अगर बोथ साइड इक्वल होंगे तभी बैलेंस होगा, और बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल तो वो कैसा होगा, अनबैलेंस। तो यहाँ पे बोथ साइड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स बिकम एज अ अनबैलेंस इक्वेशन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, बट यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, ये तो बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है, दैट्स व्हाई ये क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इसे बैलेंस कैसे करते हैं आइए समझते हैं। अब दूसरे प्रोसीजर में हम लेते हैं इसको बैलेंस कैसे करेंगे। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल थे, हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल थे, 2। ऑक्सीजन के भी 2, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन 1। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस करने का तरीका क्या है कि हम देखें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे लेकिन कितने ऑक्सीजन है, 1। तो हम क्या करें, हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। कितने मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितने ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए। और देखो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, तो रिएक्टेंट में भी 2 मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट में भी 2 मॉलिक्यूल हो गए हैं ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस। लेकिन अब यहाँ पे 2 2 4, हाइड्रोजन के तो 4 मॉलिक्यूल्स हो गए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही हैं, तो कैसे बैलेंस होगा। फिर यहाँ पे हम क्या करें, रिएक्टेंट में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो 2 2 4, 4 हाइड्रोजन भी हो गया, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन। इस तरीके से पूरा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस। और दोनों तरफ जब मॉलिक्यूल्स इक्वल हो गए तो ऐसे रिएक्शन क्या कहते हैं, बैलेंस्ड रिएक्शन। इसे कुछ एग्जांपल्स और हम ले लें। एक सपोज करिए जैसे कि आप बनाते हैं, आप एक और एग्जांपल हम देख लें इसका, CH4 प्लस O2 अगर हम ले लें तो गिव्स आउट हमें क्या देगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट, ये देगा। अगर हम इसको देखें कैसे बैलेंस करेंगे, अभी एक एग्जांपल समझ रहे हैं। यहाँ पे कार्बन कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं, 1। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2, और यहाँ पे 1। इस तरीके से क्या है, अनबैलेंस्ड है। एक क्वेश्चन भी कैसे है, अनबैलेंस्ड। इसे हम बैलेंस कैसे करें, तो हम बहुत आसानी से इसे हम बैलेंस कर सकते हैं एक तरीके से। जैसे कि यहाँ पे कार्बन के 1 है, कार्बन के 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का 2 है। तो कार्बन और ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है, 2 1 3 हो गया, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 2 4 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, तो इस समय इस तरीके से यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, 3 ही है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 4। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 2 2 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ये हो गया, और 2 ऑक्सीजन ये, कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और ये भी 2, 2 2 4, हाइड्रोजन 4 हो गया। ये हाइड्रोजन नहीं है, ये हीट है, याद रखिएगा, ये हीट है। 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी क्या है, बैलेंस है। एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, कार्बन भी क्या है, बैलेंस है। इस तरीके से इस रिएक्शन को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं।
एनी प्रॉब्लम? अब हम समझें कि अब हम आसानी से समझ चुके हैं कि बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होते हैं। यहाँ पे आपके एग्जाम में, आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनमें आपको बैलेंस से अनबैलेंस इक्वेशन दिए गए हैं, उन्हें बैलेंस करना है। तो आप वहां से एक्सरसाइज करिएगा, जो प्रॉब्लम हो आप उनसे पूछिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं एक छोटे से टॉपिक पे, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो मींस बाहर निकलना, एक्सो मींस बाहर, एग्जिस्ट होना, एक्सो मींस एग्जिट होना, एग्जिट से क्या बना है? एक्सो। एक्सो किससे बना है? एग्जिट से। और वी नो दैट कि एग्जिट मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी क्या होगा? कोई चीज बाहर निकलेगी, और बाहर क्या निकलेगी? हीट। बाहर क्या निकलेगी? हीट। जब हीट बाहर निकले रिएक्शन में, जब हीट बाहर निकले, दैट्स रिएक्शन नोन एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट मींस हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है, इट मींस हीट जो है वो प्रोडक्ट के साथ होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, C प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस हीट। प्लस हीट का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो रिएक्शन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो हीट कहाँ है? प्रोडक्ट के साथ है, इसका मतलब हीट बाहर निकल रहा है। जब हीट प्रोडक्ट के साथ हो तो इसका मतलब होता है हीट क्या कहाँ निकल रहा है? बाहर निकल रहा है। और ऐसे रिएक्शन क्या कहेंगे हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और एग्जांपल ले लें, मीथेन मींस CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस हीट। यहाँ पे हीट प्रोडक्ट के साथ है, इसका मतलब क्या कि हीट क्या निकल रहा है? बाहर निकल रहा है। और इस टाइप के जो रिएक्शंस होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रेस्पिरेशन भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आप और भी खुद से ढूंढ के कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसे। तो यहाँ पे हम आसानी से समझ गए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें है, जैसे कि यहाँ पे देखो ब्रैकेट में G लिखा है, ब्रैकेट में L लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? अगर ब्रैकेट में G लिखा है किसी सब्सटेंस के साथ, उसका मतलब वो गैसियस स्टेट में है। अगर L लिखा है उसका मतलब वो लिक्विड स्टेट में है। और सपोज करिए S लिखा हो, स्मॉल s, अगर S लिखा हो तो उसका मतलब वो क्या हो जाएगा? सॉलिड स्टेट में, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है केमिकल रिएक्शंस का। आगे देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकल रहा था, और एंडोथर्मिक में क्या होगा? हीट अंदर की तरफ आएगा, मतलब हीट लेकर के कोई रिएक्शन होगा। जैसे हीट इज एब्सॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। इस रिएक्शन में हीट क्या किया होता है? एब्सॉर्ब किया जाता है। एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व किया जाता है, और एंडोथर्मिक में हीट एब्सॉर्ब किया जाता है। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट, ये हीट क्या हो रहा है? एब्सॉर्ब हो रहा है। मींस हीट रिएक्टेंट के साथ है तो क्या बना रहा है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इस तरीके से कोई रिएक्शन होता है, और यहाँ पे G लिखा है मतलब गैसियस स्टेट में। अगर ऐसे कोई रिएक्शन होता है जहां पे हीट रिएक्टेंट के साथ हो, तो इस तरीके का रिएक्शन क्या कहलाएगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। गॉट इट? जब हीट रिएक्टेंट के साथ होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जब हीट प्रोडक्ट के साथ होगा तो क्या हो जाएगा वहां पे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा आसानी से। एक बहुत छोटा सा टॉपिक और है जिसे हम समझते हैं आज, कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट क्या होता है इसको बहुत आसानी से हम देखेंगे। इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड एंड इन द एंड अनचेंज्ड। कैटलिस्ट क्या है? ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, लेकिन उसमें कंज्यूम नहीं होता, और रिएक्शन के लास्ट में ये अनचेंज रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। फॉर एग्जांपल, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO मींस मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है, गैसियस स्टेट में, प्लस H2O से रिएक्ट करता है 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो क्या बनाता है? CH3OH, मतलब मेथिल अल्कोहल बनाता है, लिक्विड स्टेट। ये L लिखा है मतलब लिक्विड स्टेट। अगर ये रिएक्शन होता है तो इसमें कैटलिस्ट क्या होगा? इसमें इसे ही कैटलिस्ट कहा जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? कैटलिस्ट। ये क्या होगा आपका? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है? ZnO प्लस CrO3। कैटलिस्ट क्या होता है? हमेशा ये गिव्स आउट के नीचे लिखे जाते हैं। कैटलिस्ट लर्न करने का तरीका सीखिए कि कैटलिस्ट क्या होता है। जब गिव्स आउट के नीचे जो भी लिखे होंगे दैट विल बी नोन एज कैटलिस्ट। ये क्या होंगे? कैटलिस्ट होंगे। ये क्या करते हैं? स्पीड को बढ़ा देते हैं, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। इसका मतलब जो रिएक्शन 2 घंटे में होना है और ये प्रोडक्ट बनाना है, वो रिएक्शन 1 घंटे या आधे घंटे या 10-15 मिनट में ही हो जाएगा कैटलिस्ट के लगाने से। तो कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, लेकिन इसमें खत्म
नहीं होता। गॉट इट? हमारे नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं। जब दो लोगों का झगड़ा होता है, कोई तीसरा आता है, अगर उनके झगड़े को बढ़ा देता है लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, तो वो तीसरा वो क्या हो जाएगा, उन दोनों के लिए कैटलिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये एग्जांपल आसानी से समझ में आया होगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो समझिए और आगे आपको जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।